नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 12 जून 1975 अक्सर इस तारीख को आपातकाल की जड़ के रूप में देखा जाता है। इस दिन सुबह सुबह खबर आई थी कि अदालत ने फैसला सुना दिया है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में रायबरेली चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव तो रद्द किया ही, साथ ही अगले 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कहानी क्या केवल इतनी ही है? नहीं, कहानी कुछ साल पहले ही शुरू हो जाती है। कहानी उस असुरक्षा की भावना की, कहानी उस असंतोष की जिसने इंदिरा गांधी को लोकतांत्रिक देश की एक नेता से तानाशाह तक बना दिया। 1967 का आम चुनाव, जब कांग्रेस को मामूली बहुमत मिला, और फिर 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ इंदिरा गांधी गुट ने वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को कहा। इस निर्णय ने बता दिया था कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और फिर कांग्रेस पार्टी का विभाजन होना, लोकसभा में अल्पमत में आना। अब इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि उनका पद अब असुरक्षित है। बाद में भले ही इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कुछ हद तक बढ़ी, लेकिन 1967 से 1971 तक असुरक्षा का जो दंश उन्होंने झेला, उसने उनके मन में मानो पैठ बना ली थी। 1971 के चुनाव के बाद भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा चरम पर था। इन मुद्दों से वह बाद में निपट थी, उससे पहले उन्होंने पार्टी के भीतर ही तानाशाही शुरू कर दी। मसलन राज्य विधानसभा में कांग्रेस के नेता का चुनाव लोकतांत्रिक रीति से होना बंद हो गया था। पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव होने बंद हो गए थे। अब इंदिरा गांधी तय करती थी कि कौन किस पद पर रहेगा। पार्टी में पूरी सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में सिमट गई थी। संसद से नया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा मंजूर करवाया गया। नागरिक अधिकारों को कुचलने का यह पहला ठोस कदम था। 1974 की रेल हड़ताल को जिस तरह रौंदा गया, उसने जनता के मन में भय पैदा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की उपेक्षा करके 1973 में ही कर दी गई थी। उधर जयप्रकाश नारायण का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में युवा शक्ति उभर रही थी। पश्चिम बंगाल में 1972 का विधानसभा चुनाव इंदिरा गांधी का एक एक्सपेरिमेंट था कि लोकतंत्र विरोधी दमन से क्या चुनाव जीता जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट भी सफल हुआ। इधर जनता जेपी आंदोलन से जुड़ रही थी, उधर न्यायालय का फैसला और फिर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की बढ़ती मांग। 1967 से लेकर आपातकाल तक बहुत कुछ घटा, जिसने पूरा पासा पलट दिया। फिर वो दिन आया जब सुबह सुबह इंदिरा गांधी की आवाज रेडियो के जरिए सुनाई देती है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. अब तक रातों रात कई गिरफ्तारियां हो चुकी थी, इसके बाद और गिरफ्तारियां शुरू हुई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनके साथ क्या सलूक किया गया होगा, क्या आप जानते हैं? आपने कभी हवाई जहाज वाली 3rd डिग्री के बारे में सुना है, या फिर ये सुना है कि किसी कैदी के हाथ और पांव बांधकर मेंढक जैसी पोजीशन बनाकर उसे छत पर रस्सी से लटकाया जाए और फिर उसे 10-12 पुलिस कांस्टेबल खींचे, उसे पीटे? नहीं सुना होगा ना। हाल ही में खुलासा नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय कहा जाता है, इस लाइब्रेरी की एक किताब टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया में किया गया है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के इशारे और उनके आदेश पर उनके विरोध में आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों को जबरन जेल में ठूंसा गया और अपनी सत्ता की भूख के लिए उन्हें कई तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई। मसलन उनका हेलीकॉप्टर बनाया गया, उनके नंगे शरीर को बूटों से रौंदा गया, राइफल के बट से मारा गया, उन्हें अपनी पेशाब पीने को मजबूर किया गया और नंगा कर उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया। इस किताब में देश भर के 40 से अधिक शहरों का जिक्र है, जहां कई सत्याग्रहियों को ऐसी भयावह यातनाएं दी गई जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाए। बेलगाम के चिन्नप्पा और एक कॉलेज स्टूडेंट अशोक और हुबली की एक लॉ कॉलेज स्टूडेंट श्रीकांत देसाई, जो विद्यार्थी परिषद की कर्नाटक इकाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे, उन्हें हवाई जहाज वाली यातना दी गई। वहीं पद्मनाभ हरिहर और पुट्टू स्वामी को भूखा रहकर जूतों से पीटकर इनके शरीर को जख्मी किया गया और फिर हवाई जहाज वाली यातना दी गई। करीमनगर जिले के 7 लोगों को आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाने के आरोप में 7 अक्टूबर 1975 को गिरफ्तार किया गया। इन्हें भी बुरी तरह पीटा गया और इनमें से 3 लोगों को नंगा कर इनके बदन पर जलता मोम डाला गया। जब इन 3 व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, तब डॉक्टर भी भयभीत हो गए। 23 नवंबर 1975 जब सत्यप्रकाश नामक एक नेता को हौज खास पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें लोहे की रॉड और जूतों से पीटा गया। आपातकाल की बर्बरता देखिए।
पुलिस के आला अधिकारी उनके हाथ पांव एक बंडल की तरह बांधते हैं और फिर उन्हें पंखे से लटका देते हैं और फिर मारते हैं। इंदिरा गांधी की पुलिस ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे तक को नहीं बख्शा। उस बच्चे को बद्री राय नामक एसआई ने अधमरा कर दिया। नरसिम्हा गरुड़प्पा एक गर्भवती महिला जिन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन रखा गया अस्पताल में और यातना के रूप में उनके पांव बेड से बांध दिए गए। लॉरेंस फर्नांडिस जिन्हें बरगद के पेड़ों की जड़ों से बनाई गई लाठियों से पीटा जाता था। इसमें भी समय निर्धारित था सुबह के 3 बजे। सुबह 3 बजे से लॉरेंस को पीटने का काम शुरू किया जाता था और तब तक पीटा जाता था जब तक 5 लाठियां टूट न जाए। आपातकाल की इस प्रताड़ना का भय कई वर्षों तक रहा। सत्याग्रहियों की मानसिक स्थिति और नर्वस सिस्टम इस कदर बिगड़ा कि वे जब भी खाकी वर्दी वालों या फिर पुलिस के बूट देखते तो वे भयभीत हो जाते। आपातकाल की विभीषिका देखिए। किसी भी सत्याग्रही को घुटनों पर बिठाकर नंगी पीठ पर चाबुक मारना एक आम सजा जैसा मालूम पड़ता था। आप सोचिए, अगर यह मामूली सजा थी तो 3rd डिग्री क्या होती होगी। 14 नवंबर 1975 कुन्नूर का लाठीचार्ज बेहद डरावना था। 12 सत्याग्रहियों को तब तक पीटा गया जब तक लाठी टूट नहीं जाती और वे बेहोश नहीं हो जाते। एक पुलिस कांस्टेबल कई बार बेसुध पड़े इन सत्याग्रहियों के नाक पर हाथ रखकर यह देखता था कि ये जीवित हैं या फिर नहीं। आपातकाल में तमाम तरह के छल कपट रचे गए। यही वासु और प्रभाकरण नामक 2 किसानों के साथ किया गया, जिन्हें पहले तो थाने बुलाया गया, फिर उन्हें घंटों बिठाए रखा। रात हुई तो उन्हें सोने दिया गया और फिर रात को राइफल के बट से उन्हें पीटा गया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। इंदिरा गांधी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम तक बोलने वालों पर मानव बैन लगाया था। जब यही नारे कोचीन में पुरुषोत्तम पाई ने अपने सत्याग्रहियों के साथ मिलकर लगाए, तब उनकी पीठ पर घुटनों से वार किया गया। जब वे मुंह के बल गिरते तो उन्हें कान खींचकर उठाया जाता, उन्हें थप्पड़ मारे जाते और फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती। गुवाहाटी के सीपीआईएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता रवीन कलीता, जिन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया, उनकी हालत बिगड़ी तो अस्पताल में भी उनके इलाज के वक्त उनके हाथ बांधकर रखे गए और उसी हालत में उनकी मृत्यु हो गई। बीकानेर में 16 से 17 साल की उम्र के सत्याग्रहियों को बिजली के झटके दिए गए तो जोधपुर में लोगों को हम गद्दार हैं कि तख्तियों के साथ शहर भर में घुमाया गया। सत्यप्रकाश, जिन्हें जंजीर से बांध दिया गया और पंखे से उल्टा लटका दिया गया और फिर जब पंखा घूमता तो उन पर लाठियां बरसाई जाती। जेएनयू के सिख स्टूडेंट जसवीर सिंह, जिनके हाथ और पैर एक डंडे से बांध दिए गए और फिर उन्हें झुलाया गया, जिससे उन्हें खून की उल्टियां हुई। उनकी बाल दाढ़ी खींचना, चप्पलों से मारना, इस तरह के कई टॉर्चर उन पर बदल बदल कर किए जाते थे। 23 नवंबर 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाले 5 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने से पहले कड़क ठंड की रात में उन्हें सड़क किनारे नंगा किया गया। ठंडे पानी से भरी बाल्टियां उनके शरीर पर डाली गई और रस्सी से एक रिक्शे से उन्हें बांध दिया गया। चेहरे पर कालीख पोती गई। इसके बाद उन्हें पूरे शहर में घुमाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी उन्हें पीटते भी रहे। इंदिरा गांधी का संसदीय क्षेत्र बरेली, जहां के शारदा प्रसाद तिवारी और उनके साथी को इतना टॉर्चर किया गया कि उन्हें 6 दिनों तक अस्पताल में ऑक्सीजन पर रहना पड़ा। कानपुर के नवाबगंज स्टेशन की पुलिस ने सत्याग्रही ओम नारायण त्रिपाठी की उंगलियां कुर्सी के नीचे तब तक रगड़ी जब तक उनकी उंगलियां फ्रैक्चर नहीं हो गई। समाजवादी नेता मृणाल गोरे, जिन्हें एक छोटी सी जेल में 2 ऐसी महिलाओं के बीच रखा गया, जिनमें से एक तो कुष्ठ रोगी थी और दूसरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके शरीर से बदबू निकलती थी। वो अजीब किस्म की आवाज़ें अपने मुंह से निकालती थी और इन सभी का शौचालय भी एक ही था। आपातकाल की विभीषिका दर्शाती ये कुछ कहानियां हैं जो सार्वजनिक हो पाई हैं। ऐसी हजारों चीखें आपातकाल के उस दौर में दफन हो गई। आप सोचिए, इस महान लोकतांत्रिक देश की एक प्रधानमंत्री जो अपनी सत्ता की भूख में इस कदर मशगूल रहती हैं कि वह न तो छात्रों को छोड़ती हैं और न ही सिविलियंस को, और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को तो उन्होंने कभी भी बख्शा ही नहीं। आज जब हम भारतीय लोकतंत्र के इस काले दिन को याद कर रहे हैं तो एक संदेश मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के लिए भी होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द भी कई लोग होंगे जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे होंगे। उन तक यह वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि कम से कम उन्हें तो इस बात का भान हो कि मोहब्बत की दुकान लाशों के ढेर पर खोली गई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।